हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम पढ़ेंगे EYI वाले सवाल, किस्त वाले सवाल हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ आपको एक APJ सर की लाइन याद रहनी चाहिए कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। मतलब आपको क्या करना है बच्चे, जो भी आपने पाथ चुना है, मतलब आपने गवर्नमेंट जॉब जाने का पाथ चुना है, तो उस रास्ते पर मुश्किलें तो आएंगी ही, मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं साथ साथ में आपकी सहायता करता हुआ जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी की चीज़ें आप जहाँ से भी आप स्टडी कर रहे हो ढंग से स्टडी करो। मैथमेटिक्स की गारंटी मैं ले रहा हूँ। गारंटी आपको ये है कि आपका पेपर में सवाल नहीं छूटेगा, आप 100% स्कोर करेंगे, बशर्ते कि आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलें। सवाल हैं हमारे पास, किस्त वाले सवाल हम पढ़ने वाले हैं आज। बच्चों, किस्त हम कैसे समझेंगे, क्योंकि हमने साधारण ब्याज में भी EMI वाले सवाल पढ़े थे, यहाँ पर भी हम किस्त वाले सवाल पढ़ेंगे। क्या करना होता है, सबसे पहले तो जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाएगी, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी जाए, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी जाए, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आपका सबसे पहला काम है कि जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी जाए, आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। मान लेते हैं कि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16/2/3% है। मैंने मान लिया कि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16/2/3% है, तो हमें 16/2/3% को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेना चाहिए। तो इसकी फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/6। क्या यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि 1/6 की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम कह सकते हैं 6 से 7। क्या नहीं कह सकते क्या? ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। मतलब अगर मैं कहता हूं कि मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16/2/3% है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं जो ब्याज लूंगा वो 6 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज लूंगा एक साल में। तो 6 रुपये से 7 रुपये हमारा क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट ईयर की कहानी है, ये कहानी है फर्स्ट ईयर की। अगर आप यहीं पे किस्त वाले सवालों में अगर आप सेकेंड ईयर पर जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा रूल में। अब से पहले हम जब CI निकाल रहे थे तब हम क्या करते थे, डायरेक्ट अगर 3 साल पे जाना है तो डायरेक्ट क्यूब करते थे, ठीक है ना, और वही हमारा प्रिंसिपल, वही हमारा अमाउंट बनता था। आज हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर है तो आपको लिख देना है 6 to 7। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर पर जाना चाहते हैं तो आप सेकेंड ईयर पर जाने के लिए आप स्क्वायर करके जाएंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर आपको सेकेंड ईयर की कहानी पर जाना है तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा बच्चों 36 और अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 49। अगर आपको थर्ड ईयर पर भी जाना है तो थर्ड ईयर के लिए आपने क्या करना है, आपने कर देना है क्यूब। तो 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है बच्चों 343। मेरे हिसाब से आपको एक कहानी यहाँ तक समझ में आ रही है। अगर आपको एक कहानी यहाँ तक समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है बच्चों, ये जो किस्त वाले सवाल होते हैं ये वो पूछता है इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट पर। इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट के सवाल वो आपसे पूछेगा। अगर उसने इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आपसे किए हैं और वो भी CI में, तो आपको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट आपको बराबर कर लेनी है। अगर इंस्टॉलमेंट आपसे बराबर करने की बात की जाए तो मैं कहूँगा बच्चों, यहाँ पर तो पहले साल जो इंस्टॉलमेंट थी, क्योंकि अगर आप 6 रुपये उधार लेकर आते किसी से तो आपको देने कितने पड़ते? 7 रुपये। अगर आप 36 रुपये उधार लेके आते अगले साल तो आपको देने कितने पड़ते? 49। अगर आपको 216 रुपये उधार मिले थे तो आपको वापस कितने करने थे? 343। आप मेरे को एक बात बताइए, पहले साल आपने जो इंस्टॉलमेंट वापस दी है ब्याज के बाद, वो आपने कितने रुपए वापस करी है? 7 रुपये। अगले साल आपने कितने रुपए वापस करे हैं? 49 रुपये। और उससे अगले साल कितने वापस करे हैं? 343 रुपीज़। बच्चे, जब उसने बोल दिया है पहली ही लाइन में कि भाई हमारी तो बराबर किस्त होनी चाहिए, इक्वल इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, बराबर किस्त होनी चाहिए, तो आप इन इंस्टॉलमेंट को बराबर कर दीजिए। किस तरीके से आप बराबर करेंगे देखते हैं। भाई यहाँ पर मेरे सामने लिखा हुआ है 6 to 7 और ये लिखा है 343। देखो 343 को 7 बनाना हो तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें डिवाइड करके जाना पड़ेगा और फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी। लेकिन अगर हम चाहें तो 7 को ईजिली 49 से मल्टीप्लाई करके
343 बना सकते हैं। और यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई करके इसको 343 बनाया जा सकता है। अगर किसी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 49 से आपने मल्टीप्लाई करी है तो आपकी मजबूरी हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड में भी आप उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड में आपने 7 से मल्टीप्लाई करी है, राइट हैंड साइड में आपने 7 से मल्टीप्लाई करी है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पर तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो बच्चों उसने बोल दिया है कि भाई 216 रुपये से 343 रुपये। अगर आप राइट साइड को देख पा रहे हो तो हर एक राइट साइड पर 343 लिखा हुआ है। 7 इंटू 49 343, 49 इंटू 7 343, 340 इंटू, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 343 इंटू 1 343। यानी आपने जो राइट साइड है वहां पर जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, वहां पर जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स दे रखी हैं उन सभी को आपने क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है। आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है अगर आप उसका टोटल कर देंगे, मतलब आप यहां से लेकर यहां तक की कहानी को अगर आप टोटल कर देंगे इसका, तो इसके टोटल का मतलब है ऋण। आपने कितने रुपए उधार लिए, उधार ली गई धनराशि वो है आपका ऋण। आपने कितने रुपए लोन लिया था, कितने रुपए कर्ज लिया था, वो है लेफ्ट हैंड साइड में। आपको बस ध्यान ये रखना है, मेरी एक छोटा सा एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे। आप जब भी किसी से उधार लाते हैं और अगर आप उसे ये वादा करके आते हो कि भाई मैं जो है इनको किस्तों में वापस करूंगा, तो आप किस्त को जोड़कर तो नहीं देते हो। ऐसा तो नहीं है 10,000 रुपये का मोबाइल लिया था, किस्त बनी थी 2-2 हज़ार रुपये की 6, ब्याज सहित 12,000 रुपये वापस करने थे, तो आप अगले महीने गए 12,000 रुपये देके आपने पीछे छुटा लिया। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता है किसी केस में कि आप डाउन पेमेंट देते हो, वो कहानी बिल्कुल ही अलग है, उसकी बारे में जो चर्चा है वो बाद में करेंगे। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट दी जाती हैं अलग, पहले साल की अलग, दूसरे साल की अलग, तीसरे साल की अलग। लेकिन जब आप मोबाइल लेने गए थे तब आप किस्तों में मोबाइल थोड़े लाए थे। मतलब किस्तों में मोबाइल का मतलब है कि आप बैटरी अलग से लाए, स्क्रीन अलग से खरीद के लाए, बटन अलग से खरीद, ऐसा नहीं हुआ था। आपने क्या किया था, एक पूरे प्रिंसिपल अमाउंट को एक साथ लिया था। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में तो आप उसे टोटल करेंगे, राइट हैंड साइड में आप उसे टोटल नहीं करेंगे। आप ये कहेंगे कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट हैं वो 3 हैं और 3 इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है, 343 रुपीज़ की हमारी एक इंस्टॉलमेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसके बाद आप यूनिटरी मेथड लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और लेना चाहूँगा आपके सामने, समझना, छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर मान लेता हूँ मेरे पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 10% की जो भिन्न आएगी वो 1/10 आने वाली है। 10% की जो भी फ्रैक्शन बनेगी वो 1/10 है। अगर मैं 2 साल की ही कहानी लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ पहले साल बनेगा 10 से 11 और अगले साल बनेगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। पहले साल बनेगा 10 से 11, दूसरे साल बनेगा 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अगर आपको यहाँ पर देखा जाए तो मैं कहूँगा आपसे कि आप राइट हैंड साइड में इंस्टॉलमेंट्स लिखी हुई हैं, इनको आप इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ लिखा है 121 और यहाँ लिखा है 11, तो आप 11 इंटू 11 करेंगे तो ये दोनों आपको इक्वल दिखाई दे जाएंगे। अगर आप इसे इक्वल मान रहे हैं तो अगर आप राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया आपने, तो आपको पता है अगर 11 से इधर मल्टीप्लाई हुई है तो मजबूरी है लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा था आपको कि लेफ्ट हैंड साइड वाले का टोटल कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 गुना 11 110 और ये बन जाएगा 100, तो यहाँ पर टोटल निकल के आएगा 210 रुपये। क्या यही कहानी निकल के आएगी? कितने रुपए आएंगे टोटल, यानी मेरा ऋण कितना आया, मैंने उधार कितना लिया 210 रुपये, और मैंने जो इंस्टॉलमेंट्स पे करी हैं, मैंने जो भी इंस्टॉलमेंट दी हैं, जो भी इंस्टॉलमेंट्स मैंने दी हैं वो है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट मैंने दी है 121 रुपीज़ की। और मैंने कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करी हैं? 2। मैंने 2 इंस्टॉलमेंट दी हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा 10 से 11, अगले साल लिखना पड़ेगा 100 से 121 और मुझे राइट हैंड साइड में इक्वल कर देना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट के बारे में बात चल रही है।
क्या आपको मेरी कहानी समझ में आ रही है? अगर आपको ये कहानी समझ में आ रही है तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। आप देखेंगे किस तरीके से सवाल हम ईएमआई के बहुत बेहतरीन तरीके से कर देंगे। बच्चे, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, पहली बात है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएंगे जो है सवाल, कॉन्सेप्ट आपको तभी क्लियर होगा। हम बात करने वाले हैं एक नए बैच के बारे में। फिर से मैं आज वही अनाउंसमेंट आपके लिए कर रहा हूँ। मंडे से नया बैच आने वाला है। उसमें मैं बिल्कुल जिसको बच्चे मैथ समझ में ही नहीं आता, मत समझ में आ रही है ना, मतलब जिसने 5-6 साल हो गए छोड़े हुए हैं ना, जोड़ना घटाना कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरे साथ साथ मंडे से चलेगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ पेपर क्लियर हो जाएगा। पेपर क्लियर कराने की गारंटी मेरी है, वो भी मैथमेटिक्स में। बाकी आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपका मेंटोर है उनसे डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। देखते हैं। कमल ने 6800 रुपए का लोन इस प्रकार कहकर लिया कि वह उन्हें 2 बराबर किस्तों में चुका देगा। कमल took 6800 rupees as a loan which along with the interest to be repaid in 2 equal annual installments. If the rate of interest is 12.5% compounded annually, then the value of each installment is। उसने कहा बच्चे, कमल ने 6800 रुपए का लोन इस प्रकार कहकर लिया कि वह 2 बराबर किस्तों में चुका देगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% है, तो बताइए प्रत्येक किस्त का मान क्या है। सबसे पहले तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपनी ध्यान देना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12.5%। 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 1/8। क्या ये कहानी सबको समझ में आ रही है? तो मैं यहां लिख सकता हूं 8 से 9। 8 का स्क्वायर करूंगा तो बनेगा 64 और 9 का स्क्वायर करूंगा तो बनेगा 81। यहां तक कहानी क्लियर। अब मुझे इंस्टॉलमेंट को बराबर करना है, क्योंकि उसने बोला है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर लिखा हुआ है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो नीचे लिखा है 81, ऊपर लिखा है 9। मैंने 9 में 9 से मल्टीप्लाई कर दी तो वो 81 बन गया, और यहां पर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 72। लेफ्ट हैंड साइड को टोटल करेंगे, तो ये बनेगा 64 और ये बनेगा 72। समझ में आ रही है बात? 64 और 72 कितना होता है बच्चे? 136 रुपए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं किसी व्यक्ति से 136 रुपए उधार लाता हूं तो मुझे इसे 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। पहली इंस्टॉलमेंट बनेगी 81 रुपए और दूसरी भी इंस्टॉलमेंट बनेगी कितनी? 81 रुपए। क्या आपको ये कहानी क्लियर है? अगर आपको ये कहानी क्लियर है तो उसने कहा है 6800 रुपए हमने उधार लिए थे। मैं कह रहा हूं भाई मैंने तो 136 रुपए उधार लिए हैं, उसने मेरे से इंस्टॉलमेंट मांगी है तो मैं गुना कर दूंगा 81 से। आपको समझ में आ रहा है? 36 से अगर आप देखें तो लगभग 5 बार जाएगा ये शायद। देखो जरा एक बार। 5 छंग 30, 5 तिया 15, 3 18, 136 पंजे होता है बच्चे 680, 50। 81 की अगर आप 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40-50 आंसर। कहानी क्लियर है? आप चाहें तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 136, ये मेथड नंबर 2 है बच्चे, ध्यान से समझना। 136 यूनिट की जो वैल्यू है वो है बच्चे 6800। तो आप यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 6800/136 और आपको 81 यूनिट का मान निकालना है, इसलिए आप 81 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये यूनिटरी मेथड है। मैं ओरिजिनल, लोकल और इनटू में क्या चाहिए मुझे या क्या क्वेश्चन है मेरा, मैं उससे आंसर निकाल रहा हूँ। समझ में आई है बात? पहला सवाल समझ में आया। अगला सवाल आप करेंगे, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, पॉज करिए, सवाल करने की कोशिश करें। लिखा है एक व्यक्ति 12,300 रुपए का लोन इस प्रकार कहकर लेता है कि वह 2 बराबर किस्तों में चुका देगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% रही हो, ब्याज वार्षिक देय हो, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। 2 बराबर किस्तों की बात कर रहे हो। अगर 2 बराबर किस्तों में आपको इस धन को चुकाना है तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाइए कहाँ है? 5%। 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1/20। अगर 1/20 आ गया तो बच्चे यहाँ लिख सकता हूँ 20 से 21 और यहाँ लिख सकता हूँ 400 से 441, क्योंकि पहले साल के लिए एज इट इज़ लिखना होता है और अगले साल के लिए मुझे उसका स्क्वायर करना होता है। फिर मुझे क्या करना है, अगले साल मुझे पता है इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो मुझे इनको बराबर करना चाहिए। तो यहाँ पर 21 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी 21 से करनी पड़ेगी। 21 गुना 20 420 और नीचे 400, तो टोटल करूँगा तो आ जाएगा 820 रुपये। और 820 रुपये को 2 किस्तों में चुकाना है। पहली भी किस्त 441 और दूसरी भी किस्त कितने की? 441 की।
यूनिटरी मेथड लगाएं, चाहे ओरिजिनल डुप्लीकेट इनटू में जो भी क्वेश्चन है उसको आप लगा सकते हैं। इसने कहा मैंने जो लोन लिया है वो लिया है 12,300 रुपये का। मैं कह रहा हूँ मैंने जो लोन लिया है वो लिया है भाई 820 रुपये का, इनटू में मेरे को वैल्यू चाहिए 441 की। आपको पता है ये 41 से 2 यानी 20 बार और 41 से 3 यानी 300 बार जा रहा है। 0 से 0, 2 से 15 बार। आप चाहें तो 5 और 7 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, नहीं आप चाहते ऐसा, अगर आप ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि देखो 1 6 ये तो पीछे या तो बच्चे 5 आएगा, एक ऑप्शन में 5 है पीछे, लगा के इससे आगे निकल सकते हैं आप। मैंने क्या किया आप देख पा रहे हैं, अगर तो 15 गुना 441 आया, यहाँ 5 गुना 1 5, यानी यूनिट डिजिट पे कितना आना चाहिए 5। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट पे 5 लिखा हुआ है, आप उसे सेकंड ऑप्शन को आप आंसर लगा के आगे निकल सकते हैं। मात्र 8 से 10 सेकंड, जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो 5 से 6 सेकंड और ज़्यादा स्पीड बन जाएगी सोचने की। आप अगर माइंड में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं आधी, तो आपका टाइम इजीली कम होता चला जाएगा। समझ में आ रही है कहानी? अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं आपको। 210 रुपये के ऋण को, इसको तो आप डायरेक्ट आंसर लगा ही देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि 10% है, तो मैंने आपको बता दिया था कि 10% की अगर आप भिन्न बदलेंगे तो 1/10 आएगा। 10 से 11 और 100 से 121। अगर आप इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं तो 11 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब अगर यहाँ टोटल कर दूंगा तो ये बनेगा 210 रुपये, और आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी 121 की पहली और 121 की दूसरी। ये सवाल बहुत अच्छा भी है, पेपर में भी आता है, लेकिन आपको बस ये तो आप इतनी बार आपके पेन से हो जाएगा ये सवाल कि आपको ये याद रह जाएगा। तो 210 रुपये का जब भी ऋण आएगा तो 121 रुपये और 121 रुपये की 2 किस्त जाएंगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, तो सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। मेरी बात क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं लेकर आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बच्चे, एक बिल्डर ने 9930 रुपये के ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाने का वादा किया। यदि ब्याज की दर 10% रही हो, यदि ब्याज की दर 10% रही हो तो बताइए कि प्रत्येक किस्त का मान क्या है। यहाँ पर 3 बराबर किस्तें हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 10% है प्यारे बच्चों, 10% का जो फ्रैक्शन है वो बनेगा 1/10। अगर 10% की जो फ्रैक्शन हमने बनाई है, अगर वो 1/10 बनी है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो बनेगा ये बनेगा 10 से 11। फिर यहाँ बनेगा 100 से 121, और यहाँ बनेगा 1000 से 1331। आपको पता है मुझे यहाँ पर इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट करनी है, तो चलो इक्वल कर देते हैं इसको। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, तो यहाँ पर भी करनी पड़ेगी 11 से। ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 121 से, और इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 121 से। आपको एक कहानी पता लग जाएगी कि मैंने राइट साइड को ना इक्वल इंस्टॉलमेंट में चेंज कर दिया है। इक्वल इंस्टॉलमेंट में मैंने इसको चेंज कर दिया है इक्वल इंस्टॉलमेंट में। चीजें क्लियर? अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमने इसको चेंज कर दिया है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को टोटल करेंगे तो ये बनेगा 1210, 121 गुना 10 1210, ये बनेगा 1100 और ये बनेगा 1000। ऐड करेंगे तो 1200 और ये बन जाएगा 1100, 3310। 3310 रुपये आपने ऋण लिया था, मतलब आपने जो कर्ज लिया है, जो लोन लिया है आपने, वो 3310 रुपये है। और 3310 रुपये की जो EMI आएंगी वो 3 EYI जो आएंगी वो 3 आएंगी। पहली 1331, दूसरी 1331 और तीसरी भी 1331 रुपये की। 3 इंस्टॉलमेंट मैंने पे करी हैं, 1331, 1331 और 1331। उसने तो जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो पूछ रहा है, तो बच्चे 1331 तो कब बनेगी? जब 3310 का ऋण लेंगे। लेकिन ऋण तो उसने कितना लिया है? 9930। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो 3310 रुपए के ऋण पे होगा। 3310 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो प्रिंसिपल है, यानी ये या तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए, मैंने 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं। 3310 का ट्रिपल होता है 9930। 9930 डिवाइडेड बाई 3310 इंटू में 1331 की मेरे को वैल्यू चाहिए। ये 3 बार जा रहा है, इसका मतलब आंसर आएगा 3993 रुपये। आपका आंसर हो जाएगा बच्चे सेकंड वन इज द आंसर। मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब है हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा ऑप्शन बनेगा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे सवाल पर चलते हैं। सवाल लिखा है आपके सामने, 16,280 रुपये को 2 भाइयों में इस प्रकार बांटा जाता है। बच्चे ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है।
आप देख भी रहे होंगे कि ये मैंने मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। ये सवाल बनता है, बच्चों के डाउट आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए इस टाइप को पूरा समझ लेते हैं। पहले कहानी आपको क्या करनी है, कहानी समझेंगे, फिर मैं उसको हटाऊंगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा, मेरे साथ साथ नोट करेंगे। पहली बात, आपको कभी भी जब इस तरीके के सवाल आएंगे तो आपको 2 बच्चे दिए जाएंगे, या 2 भी दे सकता है, 3 भी लड़के हो सकते हैं, 2 व्यक्ति देगा। एक की उम्र है मान लो 27 बरस और एक की उम्र है यहाँ 25 बरस बोल रहा हूँ, समझिए। 27 वर्ष एक की उम्र है और दूसरे की उम्र है 25 वर्ष। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि उन दोनों की उम्र में कितना अंतर है। यानी अगर आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें। लिखा है कि 16,280 रुपये को 2 भाइयों में बांटा गया। पहले की उम्र 27 बरस, दूसरे की उम्र 25 बरस। वे अपने जो राशियां हैं उनको 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देते हैं। तो 40 वर्ष उम्र पूरा होने पर उन्हें बराबर राशियां मिलती हैं। तो बड़े भाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए या बड़े बेटे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के सवालों में, इस तरीके के सवाल आपको करने के लिए क्या करना है वो समझिएगा। आपको दोनों की एज का डिफरेंस देखना है। आपने देखा यार, एक बच्चे की उम्र है 27 वर्ष और दूसरे की उम्र है 25 वर्ष। आपको इनकी एज का डिफरेंस दिख रहा होगा। तो आज आपको एज डिफरेंस दिख रहा है 2 साल का। बस यही तो कहानी हमें पढ़नी है। इसी कहानी से हमारा सवाल हो जाएगा। यानी हमें नोट करके क्या लिखना है, नोट हमें ये लिखना है कि भाई सबसे पहले हमें जो है एज डिफरेंस देखना होता है, या जितने भी वर्षों के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको देखना होता है। मैं तो बस आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसको नोट कर लीजिए। जब भी आपको इस टाइप का सवाल करना है तो आपको एज डिफरेंस पे ध्यान देना है। मैंने देखा यार एज डिफरेंस ना 2 साल है। फिर सेकंड ऑप्शन पे मेरे को क्या करना है, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी जाए। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। जैसे ही आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको कहानी समझ में आ जाएगी। फ्रैक्शन, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%। तो 5% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 1/20। आपको पता है मुझे लिखना है इसे 20 से 21। यानी अगर इन दोनों की उम्र में, ध्यान से सुनना, अगर इन दोनों की उम्र में 1 साल का अंतर होता, अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले सवाल करे हैं तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी। मैंने कहा था 1 साल के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, 2 साल हैं तो स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। अब मुझे 1 साल से 2 साल पर वापस लेके जाना है तो स्क्वायर करके जाना पड़ेगा। तो अगर मुझे 2 साल का अंतर बनाना है तो 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा 400 और 21 का स्क्वायर करना पड़ेगा 441। आपको बस कहानी ये समझनी है बच्चे कि यहां पर ये जो लिखा है ना 20 से 21, ये इनका 1 साल के डिफरेंस पे रेशियो बनता। अगर इन दोनों की उम्र में 1 साल का अंतर होता, अगर इन दोनों की उम्र में 1 साल का अंतर होता तो आप इन्हें 20:21 में कोई भी अमाउंट दे देते। लेकिन अगर इनकी उम्र में 2 साल का अंतर है तो आप इन्हें अमाउंट दोगे 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441 के रूप में। अगर आप जो है समझना मेरी बात को, अगर आप जो है 3 साल के अंतर पे इनको दो तो 20 का क्यूब होता है 8000 और 21 का क्यूब होता है 9261 रुपए। अगर आप 3 साल के अंतर पे इनकी एज में अंतर जो 3 साल का दिखाई दे तो आप इनको रेशियो में पैसे दोगे 8000 और 9261। अब बात आती है किसका हिस्सा बड़ा होगा और किसका हिस्सा छोटा होगा। तो जो व्यक्ति छोटा है उसका हिस्सा छोटा होगा और जो व्यक्ति बड़ा है उसका हिस्सा बड़ा होगा। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन ये है कि जो बड़े वाला बेटा है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए कम टाइम है, यानी उसको ब्याज कम मिलेगा। उसको ब्याज, क्योंकि उसके पास टाइम ही कम है, 2 साल कम है, क्योंकि छोटे वाला बेटा 25 साल का है, इन्वेस्ट करने के लिए 2 साल टाइम ज्यादा है, तो उसको कम पैसे दे दीजिए। छोटे वाले को कम पैसे दे दीजिए और बड़े वाले को ज्यादा रुपए दे दीजिए, ताकि कहानी जो है वो बराबर बराबर पे आ जाए। तो ध्यान रखना है आपको बस छोटी सी बात की, अगर कहानी 2 साल की है तो आप स्क्वायर करके मानेंगे, क्यूब है तो 3 साल की कहानी है तो क्यूब करके रेशियो मानेंगे, और अगर 1 साल की कहानी है तो जो का त्यो रेशियो मान ले। मुझे तो 2 साल का अंतर दे रखा है, इसलिए मैं तो किस रेशियो में बांटूंगा, 400:441 के रेशियो में बांटेंगे। उसने लिखा भाई धनराशि जो है वो है 16,280। मैंने देखा है धनराशि तो बैठ रही है 841। बच्चे ये कहानी ना थोड़ा सा यहाँ पर मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। ये 16,000, ये जो है ये 16,820 है।
आप इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये लिखा है 16,820। 16,820 रुपये, मैं कह रहा हूँ 841 रुपये है। अगर आपको बड़े बेटे का हिस्सा बताना है तो बड़े वाले पैसे उसको देने पड़ेंगे, तो उसको देने पड़ेंगे आपको 441 रुपये। 841 का डबल होता है ये, इसका मतलब ये बन जाएगा 8820, 8,820 रुपये बड़े बेटे का हिस्सा है, 8,820। सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम मेंस पेपर में सवाल पूछा गया है। सवाल बहुत बेहतरीन है, आपको इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में करके जाने चाहिए। अगला सवाल आपके लिए होमवर्क है बच्चों, होमवर्क है आपके लिए। आप सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। सवाल है कि 66,300 रुपये को राम और श्याम में बांटा गया। राम रिसीव इन 4 years इज द सेम एज दैट श्याम रिसीव इन 6 years। मतलब राम के पास 6 साल के लिए पैसा दिया गया, श्याम के पास राम के पास 4 साल के लिए, श्याम के पास 6 साल के लिए। दोनों ने जब उसे ब्याज पर दिया तो उन्हें बाद में इक्वल अमाउंट मिला। तो आप अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है तो बताइए राम का हिस्सा या श्याम का हिस्सा। आप देखेंगे अगर यहाँ पर एज नहीं दी गई है तो आप इन्वेस्ट ईयर्स, जितने भी आपके इन्वेस्टिंग ईयर्स हैं, यहाँ 4 साल का अंतर है, यहाँ 4 साल हैं और यहाँ कितने साल हैं, 6 साल, यहाँ 6 साल हैं। अगर 4 साल और 6 साल का मैं अंतर देखूँ तो अंतर कितना बनेगा, वही 2 साल का बनेगा। और 2 साल के अंतर पे आप कहानी समझ चुके हैं कि किस तरीके से आपको सवाल करना है। आज का सफ़र हम यहीं पर रखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया है, आप अपने हिसाब से ख़त्म कर लीजिए। जिस बच्चे का कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ जाएगा, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर पे सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैथ्स बाय आकाश शर्मा सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सवाल पूछिए मेरे से। और बच्चे मंडे से तैयार रहिए, शाम 7 बजे हम एक नया बैच लेकर आ रहे हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और बच्चों जो ये शेयर और जो लाइक हैं, आपका प्यार हमें हमारा उत्साह बढ़ाता है, तो आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।